ऑलराइट, वेलकम। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. This video is prepared for the benefit of those students who have missed out the topic profit prior to incorporation first or second lecture. By viewing this video, at least you will have all the basic understanding of the topic and concepts profit prior to incorporation. After viewing this video, you can easily learn the chapter and the sums from your college professor or with any other professor, or even just the notebook, the solutions and the questions you can learn. All right. So with this background, we will begin the topic profit prior to incorporation. The topic is in this particular way. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल टॉपिक है. हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. बहुत सिंपल टॉपिक है. लेट्स सी टॉपिक क्या है. ओके, ध्यान से सुनना. व्हाट एग्जैक्टली इज द टॉपिक. ओके, अच्छी तरह से समझना. सपोज हम लोग ने एक कंपनी स्टार्ट किया है. जस्ट 1 मिनट है, I'll start. 1 मिनट. ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. लिसन केयरफुली. One company is registered on 1st July 2019. One company is registered. When I say company is registered, मतलब incorporated in the Company Act, and registrar of company will issue a certificate of incorporation, something like a birth certificate. Okay, so company is incorporated and registered 1st July 2019, जिसको बोलते हैं हम birth certificate. Certificate of incorporation is available. अब वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने वाली है. ठीक है, कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस. द टू वे कंपनी कैन डू द बिजनेस. वन, परचेस लैंड, परचेस मशीनरी, एम्प्लॉय द पीपल, मेक द फैक्ट्री रेडी, एस्टैब्लिश द सेल्स नेटवर्क, सप्लाई चेन. मतलब हम जीरो से, ग्राउंड लेवल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे. तो पता है कभी कभी वो सब करने के लिए बहुत टाइम चले जाएगा. सम टाइम 3, 4, 5, 6 मंथ और सम टाइम 1, 2, 3 years. ऐसे करने के बदले में क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट है जीरो से स्टार्ट ना करने के बदले में? है ना. क्या कर सकते हैं हम? कोई रेडी बिजनेस खरीद ले. Let us buy out one small or a bigger partnership firm. रेडी बिजनेस खरीद लेते हैं. Now normally जब हम बिजनेस खरीदते हैं, बेचते हैं, तो it is very convenient to buy and sell the business from the balance sheet date. Buying and selling the business from balance sheet date easy होता है because balance sheet ready होता है, assets liabilities पता है, it's very convenient. तो हमने क्या किया है, याद रखना. अभी हमने क्या किया है, हमने भले कंपनी इनकॉर्पोरेट 1st जुलाई को किया है और मे बी और 15-20 दिन हमको बिजनेस सर्च करने को लगा है, या कभी कभी हम बिजनेस सर्च पहले से भी कर लेते हैं, लेकिन हमने एक बिजनेस खरीदा है. वो बिजनेस हम लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से खरीदा है. ऑफ कोर्स हम प्राइस भी पे करेंगे. आपको पता है वो प्राइस को क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन. हम जो वेंडर फर्म है ना, सेलर फर्म है, उसे प्राइस भी देंगे. फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी थोड़ा महंगा भी मिलता है. बट एनीवे वी विल पे प्राइस, परचेस कंसिडरेशन. हम एग्रीमेंट भी राइटिंग करेंगे कि भाई अब हमारा ये बिजनेस हमारा हुआ. एंड हमने ये बिजनेस कब से खरीदा है? मैंने बोला वो बिजनेस 1 अप्रैल ऑनवर्ड से खरीदा है. अच्छा, हमारा जन्म 1 जुलाई से हुआ है, तो हमने बिजनेस 1 अप्रैल से कैसे खरीदा? मैंने पहले ही बोला है, इट इज कन्वीनियंट फॉर बिजनेसमैन टू बाय एंड सेल बिजनेस फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. एनीवे, एक बार मैंने ये परचेस कंसिडरेशन, प्राइस, वेंडर फर्म, क्या बोलते हैं हमको, किससे खरीदा है? सेलर को वेंडर फर्म बोलते हैं, बेचने वाला फर्म. तो ऑल, एक बार हमने प्राइस पे कर दिया. बाद में ध्यान से सुनना, एक बार प्राइस पे करने के बाद ऑल असेट, ऑल लायबिलिटीज, all profit, all losses. मैंने क्या बोला? all asset, all liability, all profit, all losses of that business right from 1st April onward will belong to us. तो obvious है ना, हमने पैसे देके बिजनेस खरीदा है. So all asset, all liabilities, all profit, all losses right from 1st April will belong to us. अच्छा,
ये जो 3 मंथ का अप्रैल में जून में प्रॉफिट हुआ है वो किसका होगा? आई मीन इट विल बिलोंग टू, अरे इट विल ऑल्सो बिलोंग टू न्यू कंपनी. सपोज नया कंपनी का नाम दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इवन दैट प्रॉफिट विल बिलोंग टू अस बिकॉज वी हैव परचेस्ड, बिकॉज वी हैव पेड मनी. ओके, अब ध्यान से सुनना. वॉट एवर प्रॉफिट इज अर्नड इन अप्रैल मई एंड जून इन दैट 3 मंथ, वो प्रॉफिट हमारा है क्योंकि हमने उसे खरीदा है. क्या बोला? दैट प्रॉफिट इज अवर्स बिकॉज वी हैव बॉट दैट प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. वो प्रॉफिट भी हमारा क्यों है? आंसर, हमने परचेस कंसिडरेशन प्राइस पे करके खरीद लिया है ना. क्योंकि ये प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है, ये खरीदा है, परचेस किया हुआ है. हमारे लिए ये कैपिटल प्रॉफिट है. हमारे लिए इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. अर्न किया हुआ, कमाया हुआ नहीं है, खरीदा हुआ है. एंड हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये अर्नड प्रॉफिट नहीं है, ये कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है. उसे हम डिविडेंड भी नहीं देते यूज करने के लिए क्योंकि हमने ये कमाया नहीं है, खरीदा हुआ है. सो लिसन केयरफुली. अभी तक मैंने क्या बताया? हमने एक कंपनी स्टार्ट किया है. कब स्टार्ट हुई है? 1 जुलाई 2009. उसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया. आफ्टर दैट क्या हुआ? वो चाहे तो नया बिजनेस, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एम्प्लॉय, स्टाफ, एस्टैब्लिश द सेल्स नेटवर्क, प्रोडक्शन चेन वगैरह कर सकते हैं. यहाँ तो उन्होंने शॉर्टकट क्या मारा? दे बॉट वन रेडी-मेड बिजनेस ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म. However, business is conveniently bought and sold always from the balance sheet date. तो वो फर्म की लास्ट बैलेंस शीट डेट 1 अप्रैल को अवेलेबल थी. तो हमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने और वो सेलर ने, वेंडर फर्म ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया. हमने उसे प्राइस पे किया, परचेस कंसिडरेशन, एंड एज पर द एग्रीमेंट all the asset, all the liabilities, all profit, all losses right from 1 April will belong to us because we have paid money for that. Over. Next point. Up whatever profit was earned by that firm in April, May and June period, that will also belong to us because we have purchased that profit. And वो profit का नाम है profit prior to incorporation. क्योंकि वो profit हमने कमाया नहीं है, खरीदा है. हमारे लिए वो capital receipt है. That profit is a capital profit and it will be transferred to capital reserve account. Over. Next point. By chance वो अप्रैल में जून में लॉस हो जाता है ना, तो वो भी तो हमारा होगा ना क्योंकि हम जिम्मेदार हैं. वो हमारे लिए कैपिटल लॉस होगा. एंड वो लॉस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन गुडविल अकाउंट क्योंकि वो कैपिटल स्पेशल टाइप का लॉस है. वो एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है, एक्विजिशन लॉस गुडविल में जाएगा. ओवर. नेक्स्ट पॉइंट. अब हमारा टॉपिक क्या है? अब ध्यान से सुनना. हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्टली एंड परफेक्टली प्रॉफिट ऑफ अप्रैल, मई, जून. आई सेड हाउ टू calculate, determine the exact profit earned between April, May and June. And 1 जुलाई onward का प्रॉफिट हमारे लिए, 1 जुलाई onward का प्रॉफिट हमारे लिए नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट होगा क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ है. ये नॉर्मल प्रॉफिट है. ये नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम डिविडेंड देंगे और जो भी आप सब कुछ सीखते हैं 11th-12th में, वो ये जुलाई के बाद वाला प्रॉफिट है. वो नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट है which will be credited ultimately to reserve and surplus in profit and loss balance. एंड उसमें से हम डिविडेंड भी दे सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं. तो हमारा एग्जैक्टली टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है अप्रैल, मई, जून का प्रॉफिट आइडेंटिफाई कैसे करें. सुनना, ध्यान से सुनना. अब 1 अप्रैल 19 ऑनवर्ड हमने बिजनेस खरीद लिया है. 1 जुलाई, अप्रैल में, जून 3 मंथ हो गया. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. द बेस्ट वे, द बेस्ट वे इज टू क्लोज दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 जुलाई. क्या बोला? वो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 1 जुलाई को बंद कर दो. मतलब उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना दीजिए, बैलेंस शीट 1 जुलाई को बना दो. एंड वॉट एवर प्रॉफिट वॉज अर्नड इन अप्रैल, मई, जून, दैट बिलोंग्स टू मी एज ए कंपनी, हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. दैट इज अ बेस्ट वे. क्या बेस्ट वे बताया? कि आप अप्रैल में, जून की बुक्स अलग रखना और जुलाई ऑनवर्ड की बुक्स अलग रखना. नो प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड करेक्ट वे. तो समस्या क्या है? एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड करेक्ट वे. समस्या ये है कि मेनी ए टाइम फॉर वेरियस रीजन
हम अप्रैल में जून की बुक्स अलग नहीं रख पाए एंड जुलाई ऑनवर्ड की बुक्स अलग नहीं रख पाए। क्या बोला मैंने? April, May, June, I did not prepare a separate books and July onward I did not prepare a separate books. But हमारी जो books of accounts है वो right from 1st April से लेके मेरा जो normal year ending है 31st March 2019 वहां की एक single books of account है। क्या बोला? हमारा जो books of accounts है, हमारा जो books of account है वो हम लोग अप्रैल में जून की बुक्स अलग नहीं रख पाए हैं एंड जुलाई टू मार्च बुक्स अलग नहीं रख पाए, बट अप्रैल टू मार्च हमारा सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट है। सो अप्रैल टू मार्च 12 मंथ हमारा सिंगल ट्रायल बैलेंस है। यदि अप्रैल टू मार्च हमारा सिंगल ट्रायल बैलेंस है, अब बताओ मैं फर्स्ट 3 मंथ का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं एंड नेक्स्ट 9 मंथ का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं? सोचो सोचो। मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? फर्स्ट 3 मंथ अप्रैल में जून का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है एंड जुलाई टू मार्च का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है। परफेक्ट वे क्या हो सकती थी? दोनों बुक्स अलग रखो तो प्रॉफिट अलग मिलता था, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंस्टेड ऑफ दैट वन कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट विद वन सिंगल कंबाइंड ट्रायल बैलेंस राइट फ्रॉम अप्रैल टू 31st मार्च अवेलेबल है। तो हाउ डू आई सेपरेट आउट 3 मंथ एंड 9 मंथ प्रॉफिट? व्हाट नेक्स्ट पॉइंट? एक मेथड था कीप सेपरेट बुक्स, कीप सेपरेट बुक्स, बट वो हमने नहीं किया। तो फिर अभी मुझे सेकंड वे क्या होगा? एस्टिमेट करना होगा। क्या करना होगा? मुझे एस्टिमेट करना होगा। कैसे एस्टिमेट करूं? वन वे, नॉट अ वेरी गुड वे। सपोज पूरा साल का अप्रैल से मार्च, द एंटायर 4 ईयर, अरे एंटायर 12 मंथ मेरा प्रॉफिट 2,50,000 हुआ है, 2,40,000 हुआ है एंटायर 12 मंथ। अब बताओ मैं 3 मंथ 9 मंथ कैसे कैलकुलेट कर दूं? आंसर वेरी सिंपल, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ, कितना हो गया? 60,000 फर्स्ट 3 मंथ का प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय 12 इंटू नेक्स्ट 9 मंथ, कितना हो गया? 180, वो नेक्स्ट 9 मंथ का प्रॉफिट। पहले 3 मंथ का प्रॉफिट को कभी कभी हम प्री प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर माय इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट। हो गया, प्रॉब्लम ओवर, चैप्टर ओवर। चलेगा क्या? आपको कोई ऑब्जेक्शन है सर? यहां मैंने नोइंगली और अननोइंगली क्या एज्यूम कर दिया ये सेकंड एस्टिमेशन मेथड में कि माय प्रॉफिट वाज अर्नड इक्वली थ्रू आउट द ईयर। इफ दैट एजम्पशन इज राइट तो मुझे कोई समस्या नहीं है भाई। डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ, 60,000 प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसे बोलते हैं प्री प्रॉफिट, उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट 9 मंथ 180 रेवेन्यू प्रॉफिट, उसे बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट, वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। पहला वाला 3 मंथ का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, खरीदा हुआ है। नेक्स्ट 9 मंथ का कमाया हुआ है, ठीक है। बट ये मेथड में हमने एज्यूम किया है कि फर्स्ट 3 मंथ एंड नेक्स्ट 9 मंथ का प्रॉफिट हम लोग इक्वल ले लेते हैं। हाउएवर ड्रॉबैक ये है, लिमिटेशन ये है, इन रियल लाइफ प्रॉफिट कभी इक्वल नहीं होता है। प्रॉफिट जनरली इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल पर डिपेंडेंट होता है और सेल्स नॉर्मल बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल पर डिपेंडेंट होता है। जैसे नॉर्मल रेडीमेड गारमेंट है तो जुलाई में जून में इंडिया में बारिश की सीजन में सेल ही नहीं होता है, लेकिन ईद और दिवाली में सेल अच्छा होता है। सपोज हमारा अम्ब्रेला का बिजनेस है तो मैक्सिमम सेल होलसेलर मैन्युफैक्चरर अम्ब्रेला अप्रैल में कर डालता है, रिमेनिंग 10 मंथ्स में धंधा ही नहीं होता है। सो प्रॉफिट इज नेवर अर्नड इक्वली। सो ये मेथड नहीं चलेगी। चलो तो अपन कोई दूसरी मेथड करते हैं। बोलिए अब मैं क्या दूसरी मेथड करूं? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो यही है, फर्स्ट 3 मंथ एंड नेक्स्ट 9 मंथ का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो लेट अस गो अनदर एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड पर सुनना, एक काम करता हूं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं फुल ईयर का। क्या बोला? फुल ईयर का। मैं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेस, जो भी लिखना है, एंड मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं। सिंगल कॉलम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फुल ईयर, सिंगल कॉलम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फुल ईयर। लेकिन जब मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता हूं ना, मैं क्या करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में? 3 मंथ एंड 9 मंथ ऐसा मैं कॉलम बनाता हूं। क्या बोलता हूं? 3 मंथ एंड 9 मंथ कॉलम बनाता हूं। 3 मंथ माने प्री, नेक्स्ट 9 मंथ इज पोस्ट।
प्री एंड पोस्ट। देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई कॉलम नहीं बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम बनाया था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पर मैं 3 मंथ 9 मंथ कॉलम बना देता हूँ। ओके, अब वेरी सिंपल, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 3 मंथ 9 मंथ में डिवाइड करना होगा, सेम वे मुझे एक्सपेंसेस भी 3 मंथ एंड 9 मंथ डिवाइड करना होगा। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि वेरियस इनकम एंड वेरियस एक्सपेंडिचर हम फर्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 9 मंथ में कैसे डिवाइड करेंगे। 3 मंथ माने प्री, पता है ना, प्री पीरियड में एक फर्म बिजनेस कर रही थी, पार्टनरशिप फर्म, और उससे हमने खरीद लिया। नेक्स्ट 9 मंथ में तो फिर कंपनी हो गया एग्जिस्टेंस में। द क्वेश्चन इज हाउ वी डिवाइड वेरियस एक्सपेंस। आंसर उसके लिए हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रेशियो निकालने वाला है। नंबर 1 टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मींस नंबर ऑफ मंथ्स रेशियो। हमारे एग्जांपल में फर्स्ट 3 मंथ एंड नेक्स्ट 9 मंथ्स, सो टाइम रेशियो इज 1:3। दूसरा हम लोग सेल्स रेशियो निकालने वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स रेशियो? सपोज पहले 3 मंथ में एवरी मंथ 10,000 था, 30,000, एंड नेक्स्ट 9 मंथ में एवरी मंथ 20,000 सेल्स था, 9 मंथ का 180। तो पता है मेरा सेल्स रेशियो क्या हो गया? 1:6। इन शॉर्ट हम 2 रेशियो निकालते हैं। नंबर 1 टाइम रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, एंड नंबर 2 सेल्स रेशियो, that is ratio of the sales in the pre period versus sales in the post period. अब सुनना, those income and expenditure which depend upon the sales, divide in the sales ratio. Those income and those expenditure which depends upon the sales, divide in the sales ratio. Example, gross profit खुद sales ratio पर होता है। एक्सपेंडिचर में बताइए, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, वो सब सेल्स पर डिपेंडेंट है, सेल्स में डिवाइड कर दीजिए। सेम वे दोज इनकम एंड दोज एक्सपेंडिचर विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स, कभी कभी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, कभी कभी स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, उसे आप टाइम रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने? दोज एक्सपेंसेस विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मंथ्स, उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, 3 मंथ 9 मंथ। जैसे कि सैलरी, डेप्रिशिएशन, और क्या हो सकता है, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, वो सबको आप टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, इंटरेस्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, इफ एनी एक्सपेंसेस बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक पीरियड, तो आप वहां लिख डालो। जैसे कि कुछ एक्सपेंसिव कंपनी को होता है, फर्म को होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली मैं पोस्ट में लिख देगा। जैसे कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, पहले पार्टनर था, अब डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, expenditure on issue of shares and debentures written off, debenture interest, provisions for tax कंपनी को लगता है, statutory कंपनी ऑडिट फीस। तो ये जो एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वहां लिख डालो। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, सेम वे कुछ एक्सपेंस स्पेसिफिकली पार्टनरशिप रिलेटेड होता है, जैसे कि पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो वहां लिख डालो। तो समरी हमारा मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू डिवाइड द एक्सपेंस, बस हाउ टू डिवाइड द एक्सपेंसेस, ये हमारा मेजर पॉइंट है। तो नंबर 1, those expenses which are variable dependent upon sales, उसको आप सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो। क्या क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंस विच डिपेंड्स ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, आगे बोलिए, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन, उसको अपन सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दूसरा टाइम रेशियो, नॉर्मली ये फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे कि नॉर्मल सैलरी, रेंट, ऑल ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, डेप्रिशिएशन, कॉमन सेंस चलाएंगे हम, उसमें वैसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब। फिर कोई एक्सपेंस ओनली पोस्ट पीरियड के है, क्या बता सकता है ओनली पोस्ट पीरियड के क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, जैसे कि बताइए ना, डायरेक्टर्स फीस। ओके, आगे बोलिए, कंपनी ऑडिट फीस, जिसको कभी कभी बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, आगे बोलिए,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि ओनली कंपनी इश्यू कर सकती है डिबेंचर। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एंड सो ऑन, उसको पोस्ट पीरियड में डालेंगे। सपोज कोई एक्सपेंस स्पेसिफिकली प्री पीरियड के है तो आप वहां डाल देंगे, जैसे कि पार्टनर सैलरी, यहाँ तो कभी कभी बोलते हैं वेंडर सैलरी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सो ऑन। ठीक है, तो विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ बाकी की छोटी मोटी बातें कुछ करनी है वो हम लोग प्रॉब्लम के साथ करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के साथ आपको ये टॉपिक एक्स्ट्रा बाकी की बातें जो मैंने नहीं बताया है वो क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन दिया है, कल्पना लिमिटेड was incorporated on 1st July to take over the business of Natu Brothers from 1st April. The company was granted certificate of commencement of business on 31st October. ये लाइन अभी आउटडेटेड हो गई है, पहले के जमाने में था, पुराने कंपनी एक्ट में था, we needed some extra certificate, वो आउटडेटेड हो गई है, so let's not discuss. From the following information, calculate the profit earned by company in pre and post period. मैं सिर्फ इतनी 3 लाइन पढ़ता हूं ना, अब सिर्फ 3 लाइन के बारे में देखिए ना क्या लिखा है, जस्ट 3 लाइन कि एक ये मैंने टाइमलाइन बना दिया। चलिए ये मैंने एक टाइमलाइन बना दिया है, क्या टाइमलाइन बना दिया है कि 1 अप्रैल 7 से लेके 31 मार्च 08। ठीक है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो कब हुआ है? 1 जुलाई। ओके, दैट मीन्स मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया है भाई? दैट मीन्स अप्रैल में एंड, इधर लिखूं मैं, अप्रैल में एंड जून इधर है, ये 1 जुलाई है। ठीक है, ये 3 मंथ है, आई यूज द वर्ड प्री, बाद में तो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ है, इसे पोस्ट बोलते हैं। प्री माने बिफोर इनकॉर्पोरेशन। सपोज कोई मुझे पूछे टाइम रेशियो क्या है, टाइम रेशियो मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स का रेशियो, तो आई कैन से 3 मंथ वर्सेस 9 मंथ, 1:3। ठीक है, ओवर। आगे चलते हैं। From the following information, calculate the profit earned by the company in pre and post period. Pre period means April में जून का, post माने बाद में वाला period. Now sales during the period is 72,000. पूरा अप्रैल टू मार्च का सेल्स 72,000 है। द ट्रेंड, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये ओरिएंटेशन देख रहे हैं, आपको क्या करना होगा पता है? ये वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चन को कॉपी करना होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन आप ये सम नहीं कर सकते। तो जो वीडियो देखते हैं उनको मैं क्या एडवाइस करेगा कि आप ये क्वेश्चन कॉपी कर देना होगा, उसके लिए वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन कॉपी करना होगा। ठीक है, मैं वापस पढ़ू एक बार। ठीक है, कल्पना लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, दैट इज 1 जुलाई इज माय सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, and take over the business of Natu Brothers from 1st April. मैंने पहले ही बोला, it is very convenient to buy and sell business from balance sheet date, which is 1st April. The company was granted certificate of commencement of business on October. ये लाइन अभी outdated हो गई है, under Company Act 2013 this line doesn't exist, or no discussion. ये लाइन ही निकाल डालो। From the following information, calculate the profit earned by the company in pre and post period. Sales in April to March 72,000 पूरा ईयर का। The trend of the sale was as under. April and May, half the average sale in each month. August, September, October, average sales in each month. January, average sales. February and March, half the average sales. Cost of goods sold, rent and rates, salaries. There were 3 employees in the pre-incorporation period and 4 in the post-incorporation period. Bad debts, interest, जो भी बातें नहीं समझ रही मैं समझाएगा, don't worry. Interest on purchase consideration up to 31st October. Expenses related to the company. Partner salary, commission on sale, manager's salary is 10,500, and the manager whose salary was 6,000 per annum was replaced on July, his successor being paid 12,000 per year. Provision for tax and donation to political party given by the company. Question खत्म हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक है। आपको मैंने बोला है इसको आप वीडियो पोस्ट करके लिख डालो। एक काम करते हैं, सबसे पहला 2 रेशियो निकाल के आप तैयारी करके रखो।
ओके, दो रेशियो निकाल के आप तैयारी करके रखो। एक है टाइम रेशियो 3 मंथ वर्सेस 9 मंथ। ओवर, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब एक सेल्स रेशियो निकालना है, बाकी की बात पूरी हम बाद में करेंगे, सम कैसे करना है। आप खाली एक सेल्स रेशियो निकालना है, उसके पर अपना ध्यान केंद्रित करो। क्या लिखा है, पूरा ईयर का सेल 72,000 है अप्रैल टू मार्च। द ट्रेंड ऑफ द सेल वाज एज अंडर, अप्रैल एंड में हाफ द एवरेज, अगस्त सितंबर अक्टूबर एवरेज, जैन एवरेज, फेब एंड मार्च हाफ द एवरेज। तो एक बात बता सकते हैं मुझे, पहले तो ये बताओ एवरेज सेल कितना है। तो आंसर एवरेज पर मंथ कितना है, 72,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, 6,000 पर मंथ एवरेज है। अब क्या बोला है, अप्रैल एंड में हाफ द एवरेज, अप्रैल एंड में हाफ, तो अप्रैल का 3,000, मई का 3,000, हाफ द एवरेज। अगस्त सितंबर अक्टूबर एवरेज, अगस्त सितंबर अक्टूबर एवरेज, ये अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर एवरेज, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर एवरेज। आगे क्या लिखा है, जनवरी एवरेज, फेब एंड मार्च हाफ द एवरेज, जनवरी एवरेज, फेब एंड मार्च हाफ द एवरेज। बस जितना फिगर दिया उतना तो मैंने लिख दिया। अब बताओ जो मिसिंग फिगर है, ये क्वेश्चन मार्क वाले है, अब बताइए उसका क्या करें। जो भी क्वेश्चन मार्क वाले फिगर है उनका हम क्या करें, तो आंसर आप ध्यान से देखो। जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले फिगर है वो भी तो निकालना पड़ेंगे ना अपने को। व्हाट कैन आई एज्यूम, तुम थोड़ा सोचो। मुझे नहीं मालूम है, मैं तुम्हें पूछता हूँ। हमको कितना मंथ की इंफॉर्मेशन दिया है पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का इंफॉर्मेशन दे दिया है। जैसे अप्रैल में हाफ द एवरेज, आगे बोला था अगस्त सितंबर अक्टूबर एवरेज, आगे बोला था जनवरी एवरेज बट फेब मार्च हाफ द एवरेज। तो आंसर वेरी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग मंथ का कितना करूं पता है, कॉमन सेंस है। अभी ये मैथ्स है, अरिथमेटिक है, नथिंग टू डू विद द चैप्टर। रिमेनिंग मंथ एवरेज का क्या करूं, तो आंसर रिमेनिंग सेल्स डिवाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स। मतलब क्या, रिमेनिंग सेल्स रिमेनिंग डिवाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स का मतलब क्या, वेरी सिंपल। ये जो 8 मंथ ऑलरेडी दिया है उसका मैं टोटल करता हूं, 3 + 3 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30 एंड 33 एंड 36। तो मेरे को जो 72,000 है उसमें से 36,000 सेल्स तो खत्म हो गया, ऑलरेडी दे दिया गिवन सेल्स। सेम वे जो 12 मंथ है उसमें से 8 मंथ ओवर है, ओवर वर्ड लिखो गिवन के बदले में, ओवर कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी रिमेनिंग सेल्स कितना है, रिमेनिंग सेल्स 36,000 एंड रिमेनिंग मंथ 4 मंथ। तो रिमेनिंग मंथ का एवरेज हम लोग ले ले 9,000 पर मंथ। हमने क्या किया, कॉमन सेंस चलाया। आउट ऑफ 72,000 8 मंथ के लिए ऑलरेडी 36 दे दिया था, तो रिमेनिंग 36 अभी रिमेनिंग 4 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 9,000 आ गया। तो ठीक है, लेट्स टेक दैट। सो अब जो मिसिंग फिगर है ना वहां ले लेता हूं 9,000, इधर भी 9,000, और किधर मिसिंग फिगर है, हाँ नवंबर में भी 9,000 एंड दिसंबर में भी 9,000। अब बताओ प्री सेल्स कितना हुआ एंड पोस्ट सेल्स कितना हुआ। तो 3 + 3 6 + 9 ये 52 हुआ एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर टू मार्च तक का टोटल मारो, वो 57 हो गया एंड टोटल हो गया था 72,000। तो बताइए हमारा सेल्स रेशियो क्या हुआ, 15:57, 3 से डिवाइड करता हूं 5:19, 5:19 हमारा सेल्स रेशियो हो गया 5:19। सो ये पूरा टॉपिक में हाउ टू कैलकुलेट सेल्स रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो, नंबर ऑफ मंथ्स, वो इंपॉर्टेंट है। आप यहां तक नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पोस्ट करके रिवाइंड कर दो। आपको खाली ये देखना है सेल्स रेशियो कैसे निकालना है। इट्स अ प्योर मैथ्स, टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक। ठीक है, इतना होने के बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। आप प्रेजेंटेशन दो टाइप से कर सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट के फॉर्म में
या तो लेजर अकाउंट के फॉर्म में, वॉट एवर द वे योर कॉलेज प्रोफेसर डज यू डू दैट, ओके, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो अभी मैं सम स्टार्ट करता हूं। कल्पना लिमिटेड, ओके, हेडिंग क्या लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कर रहा हूं, बट लेजर अकाउंट इज मच बेटर इनफैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008। अब मैं कॉलम क्या कर रहा हूं, अब मैं कॉलम क्या कर रहा हूं, पहला तो वो देखिए, विच कॉलम आई एम मेकिंग। देखो मैं कॉलम क्या बना रहा हूं, विच कॉलम आई एम मेकिंग, ध्यान से सुनना, एक मैं पर्टिकुलर्स बना रहा हूं, देखो मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बना रहा हूं, आप लेजर अकाउंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। फिर मैं बना रहा हूं बेसिस, बेसिस मतलब हम एक्सपेंस कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर मैं प्री एंड पोस्ट, प्री माने 3 months, पोस्ट माने 9 months, ठीक है। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाओ, लेजर अकाउंट के फॉर्म में बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो टॉपिक समझना है। सो आपके कॉलेज में यदि लेजर अकाउंट के फॉर्म में करते हैं तो आप लेजर अकाउंट के फॉर्म में बनाओ, यदि आपका कॉलेज का प्रोफेसर स्टेटमेंट के फॉर्म में करता है तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरा अंतिम लक्ष्य है कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 month एंड हाउ टू फाइंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 9 months सेपरेटली, दैट्स अवर अंतिम लक्ष्य, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, आपने बना दिया, कल्पना लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008, ठीक है। यदि मैंने ऐसा वर्टिकल फॉर्म में बनाया तो फिर मैं लिखेगा इनकम, क्या लिखेगा, इनकम। फिर मैं क्या करेगा, उसमें से सब एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट लिख देगा। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, मैंने बोला आप ट्रेडिंग अकाउंट बना, एक जीपी लेके आओ, और फिर पीएनएल है ना, उसका कॉलमनर फॉर्म में प्री पोस्ट बनाओ, दैट्स अनदर वे कि ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम बनाओ फॉर फुल ईयर, बट प्रॉफिट एंड लॉस में आप कॉलम बनाना, दैट्स अनदर वे प्री पोस्ट की। सो आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर वे दे डू इट इन योर कॉलेज, डू इट, ठीक है। अब एक एक ट्रांजेक्शन हम डिवाइड करते हैं, तो मुझे मदद करना, क्वेश्चन आपको लगेगा साथ में, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिख दिया है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला है सेल्स 72,000, सबसे पहला है सेल्स, ऑब्वियसली वो तो सेल्स रेशियो में ही होगा, आप डिवाइड करिए, सेल्स 72,000 है, 5:19 मेरा सेल्स रेशियो है, सो दैट इज 15,000 एंड 57,000, सेल्स को मैंने सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, बस एक ही इनकम है, हाँ, तो मैंने जस्ट अंडरलाइन किया। अब मैं सब एक्सपेंसेस लिखते जा रहा हूँ, सो सेल्स को ऑब्वियसली सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, ऑलराइट। बाद में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18,000, सेकंड नंबर चेक करिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18,000, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी सेल्स रेशियो में होगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसको भी सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, 5:19 है, सो 5:19 में डिवाइड कर दो, 3750, 14,250। आपको ऐसा दो नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका है, आप देयर इज अनदर वे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो, जो जीपी है वो जीपी से ही सम स्टार्ट करो, ऑब्वियसली जीपी सेल्स रेशियो में आएगा, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सपोज आप सेल्स डिवाइड किया है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड कर दो, या तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करके डायरेक्टली जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, द मीनिंग इज सेम, द मीनिंग इज सेम। चलिए आगे, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। अब आया, देखो सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, रेंट एंड रेट्स, सोच के बोलिए रेंट कैसे डिवाइड होता है, रेंट एंड रेट्स, रेंट सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आंसर रेंट एंड रेट्स 4,000, तुम खुद ही बोलो, क्योंकि वो नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो समझदारी तो नंबर ऑफ मंथ्स टाइम रेशियो, टाइम रेशियो पता है ना, 3 month 9 month 1:3 है,
सो टाइम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, सैलरी से 1800, लेकिन सैलरी के अंदर ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो आपका उसका यूज करके उसका वर्किंग करना होगा, सही तरीके से समझना होगा। मतलब अल्टीमेटली डिवाइड करना है 3 month 9 month सैलरी। देयर वर 3 एम्प्लॉय इन द प्री पीरियड एंड 4 एम्प्लॉय इन द पोस्ट पीरियड। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सैलरी की वर्किंग करता हूं, सैलरी की वर्किंग देखना, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बोलता है 3 people worked in the pre period of April, May and June and 4 employee worked in the subsequent period। अब सोचिए सैलरी को कैसे डिवाइड करेगा। 3 आदमी ने एवरी मंथ काम किया है, बट वैसे आपको पता है नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, नंबर ऑफ मंथ्स 3 month, 3 into 3 9 हो गया। 3 आदमी ने 3 महीना काम किया, 3 people work for 3 months is as good as 9 people worked for 1 month। क्या बोला मैंने, 3 people work for 3 months is same as 9 people worked for 1 month। Same way 4 employee worked for 9 months is same as what, 36 employee worked for 1 month। So pre period में 9 employee work for 1 month, पोस्ट में 36 employee work for 1 month। तो बताइए अल्टीमेटली मेरा रेशियो क्या हो गया। सो सैलरी को डिवाइड करने का रेशियो है 1:4। देखो हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये मैथ्स है, आपके पास तो ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन लिख दिया, वापस से पढ़ो। There were 3 employee in the pre period and 4 employee in the post period। So सैलरी के लिए प्री में, अप्रैल में, जून में 3 people have worked for 3 months is as good as 9 people worked for only 1 month। पोस्ट में 4 people work for 9 months is same as 36 people work for 1 month। So 9:36, 1:4। So सैलरी को डिवाइड कर दो 1:4। कितना है सैलरी का एक्सपेंस देख लो जरा, 1800 डिवाइड कर दो 360। मैंने प्री एंड पोस्ट में सैलरी को डिवाइड किया, आपको नहीं समझ में आया वापस से अब चेक कर लो भाई सैलरी की वर्किंग क्या है। सो सैलरी आपने डिवाइड कर दिया 1:4, 1800 है ना सैलरीज, चेक कर लो भाई सैलरीज कितनी थी, हाँ 1800। रेशियो क्या आया था मेरा सैलरी का, 1:4। दैट्स राइट 1:4। सो दैट इज 360 and 1440। 360 and 1440 कर दीजिए अभी सैलरीज। वी हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन 360 and 1440। कुछ कैलकुलेशन में एरर है तो हमेशा चेक करते रहने का। सैलरीज राइट, सैलरीज लिख दिया आपने। ऑलराइट चलिए आगे, अभी नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि कौन से पीरियड का है, कुछ नहीं लिखा है, तो अभी हम क्या करें, अभी कुछ नहीं लिखा है तो मैं तो सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट समझेगा। बैड डेट्स इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स, इफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन एनी टाइम कंसीडर इट। कुछ नहीं लिखा है तो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, याद है ना सेल्स रेशियो क्या है, 5:19 सेल्स रेशियो। सो बैड डेट्स मैंने सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया। बताओ बैड डेट्स के नीचे क्या है, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन। हाँ ये ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन का तुमको पहले मतलब भी समझना होगा। सुनिए एग्जैक्टली मीनिंग समझो। हमारी कंपनी तो 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, मगर हम बिजनेस तो 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं। क्या लग रहा है पेमेंट कब किया होगा, अबे समझदारी तो इसी में ना, पेमेंट तो जुलाई के भी बाद में किया होता है कभी कभी। ऐसा थोड़ी है कंपनी फर्स्ट डे में इनकॉर्पोरेट हो गई और पहले ही दिन रात को 12 बजे पैसा देके आया, नहीं, पेमेंट तो बाद में होता है ना। तो हमारे प्रॉब्लम में पता है आपको पेमेंट कब हुआ है, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन पीसी अप टू 31 अक्टूबर, डेट देखिए, मत पीसी माने परचेस कंसिडरेशन प्राइस। जब पेमेंट लेट होता है, धंधा हम 1 अप्रैल से खरीदते हैं, बिजनेस 1 अप्रैल से खरीदते हैं, पेमेंट तो बाद में करते हैं, तो वेंडर बोलेगा इंटरेस्ट तो दो, तो हमने अप टू 31 अक्टूबर इंटरेस्ट दिया है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन। अब कॉमन सेंस चलाओ,
अप्रैल, मई, जून 3 मंथ का इंटरेस्ट प्री में लिखेगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में लिखेगा. सो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन मींस बिकॉज द पेमेंट ऑफ द प्राइस, आई मीन द परचेज कंसिडरेशन इज डिलेड from the date of purchase to the date of payment, obviously we have to pay interest, and that interest is divided exactly in number of months for which we have paid the interest. So हमने interest अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए दिया है, 3 month के लिए दिया है, that comes equally हमारे प्रॉब्लम में, and that is 630. that is 630 है, तो आप 1:1 के रेशियो में 630 को डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन. वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमने दिया है, उसे यूज किया है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज 315 which is equal अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. That is interest on purchase consideration. So interest on purchase consideration is paid because we are buying the business from 1st April, but actual payment बहुत लेट होता है इसके लिए. Alright? चलिए आगे आगे ओरली भी थोड़ा कर देते हैं. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कंपनी, अभी बोला ही है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कंपनी, तो पोस्ट पीरियड में ही आएगा, कंपनी तो पोस्ट पीरियड में होता है. पार्टनर सैलरी, तो ऑब्वियसली प्री पीरियड में एक्चुअली पार्टनर लोग काम कर रहे थे, तो प्री पीरियड में आएगा. कमीशन ऑन सेल्स, नाम ही है, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. बाद में मैनेजर सैलरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वी विल मेक यूज ऑफ इट, बट तब तक हम लोग इतनी बातें लिख देते हैं. क्या क्या लिखना है मुझे, क्या क्या दिया गया है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंपनी post, because company came into existence only in the post period, that is 2000. नेक्स्ट लाइन क्या है? पार्टनर सैलरी. जब तक कंपनी पिक्चर में नहीं आई तब तक पार्टनर लोग काम कर रहे थे, तो पार्टनर सैलरी विल बी ऑब्वियसली इन द प्री पीरियड. कमीशन ऑन सेल्स, obviously sales ratio 5:19. All right, so expenses related to company post period, partner salary, because partners were managing the business in the pre period. Then company took over the running business from the 1st April, backdated, like of course after paying the price, and commission on sales. चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, और वापस एक एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा. मैनेजर सैलरी इज 10,000, पूरा ईयर का 10,500 है. द मैनेजर हु सैलरी वाज 6,000 पर annum, 6,000 पर annum मतलब 500 पर मंथ हो गया. ही वाज रिप्लेस्ड ऑन जुलाई, फिर जुलाई से तो कंपनी आ गई ना, तो ज्यादा पगार वाला आदमी रखा. हिज सक्सेसर बीइंग पेड 12,000 पर ईयर. ओ वेरी सिंपल, आप कॉमन सेंस से करो ना. देखो मैनेजर सैलरी एकदम कॉमन सेंस चलाओ ना. अप्रैल मई जून पता है 6,000 पर ईयर, दैट इज 500 पर मंथ. बाद में 1,000 ऐसा 9 मंथ तक हो गया, तो ये 9,000 हुआ, ये 1,500 हुआ, बस टोटल 10,500 है. देखो ना अप्रैल मई जून 500 पर मंथ है, फिर जुलाई अगस्त से 1,000 पर मंथ है, तो 1,500 एंड 9,000 डायरेक्टली हो गया है. तो आपको मैनेजर सैलरी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है. 1,500 एंड 9,000, मैनेजर सैलरी 1,500 एंड 9,000. ठीक है, सिंपल टॉपिक है एकदम, बच्चे जैसा है. अब और एक बार देख लो, कुछ भी डाउट है तो. चलिए आगे. प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो वर्ड है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कंपनी को लगता है. कंपनी को कंपल्सरीली बेस्ड ऑन द प्रॉफिट दे हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये पोस्ट में लिखेंगे. एंड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, अगेन ये बाय द कंपनी स्पेशली दिया है तो पोस्ट में लिखेंगे. ऐसा बोलते थे ना डोनेशन गिवन बाय द फर्म, तो प्री में लिखते थे. सो प्रोविजन फॉर टैक्स पोस्ट में होता है. कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होता है इसके लिए.
So provisions for tax and डोनेशन बाय कंपनी, नाम ही दिया है, कंपनी है इसके लिए पोस्ट, फॉर्म में दिया होता तो प्री में लिखते थे। आप ये स्टेटमेंट के फॉर्म के बदले में लेजर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन प्रिपेयर लेजर के फॉर्म में डेबिट क्रेडिट प्री पोस्ट कॉलम ऑन बोथ द साइड, ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम, गेट द जीपी, पीएनएल में प्री पोस्ट कॉलम बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से वॉट एवर वे कॉलेज का प्रोफेसर आपको प्रेजेंट करता है वैसे करिए, इज नो मीनिंग। ठीक है, टोटल ऑफ द एक्सपेंस कर दो जरा, टेक द कैलसी एंड टेल मी द टोटल ऑफ द एक्सपेंस कितना है, टोटल ऑफ द एक्सपेंस कितना है, चेक कर लेना जरा। इज इट 8675? चेक कर लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर। और इधर $36,955 मैंने कैलसी से कैलकुलेट किया, बट आप चेक कर लेना। ओके, बस अभी इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट निकालिए। प्री प्रॉफिट जो भी होगा ना, प्री प्रॉफिट वो होगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्री पीरियड का प्रॉफिट, इट गोज टू कैपिटल रिजर्व। तो व्हाट इज दैट प्रॉफिट, निकाल डालो जरा, प्रॉफिट कितना है देखो ना, 15,000 माइनस 8675, चेक करो, 6325। एंड पोस्ट प्रॉफिट वो नॉर्मल पीएनएल में जाता है, तो ऐसे जस्ट पोस्ट प्रॉफिट कैरिड डाउन, या तो जस्ट पोस्ट प्रॉफिट लिख के भी छोड़ दो ना तो भी चलेगा, मुझे चेक कर लो ना पोस्ट प्रॉफिट कितना है। सो 7,000 मेरी इनकम थी, माइनस 36,955, सो 20,045। चेक कर लेना, प्री प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड पोस्ट प्रॉफिट कैरिड डाउन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी छोटे मोटे कुछ लूज पॉइंट है वो अपन चेक कर लेते हैं, एक दो स्पेसिफिक एक्सपेंस की ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। आप इतना लिख लो, वीडियो पोस्ट करके लिखो, सोचो, फिर आगे वीडियो प्ले करो, कुछ बातें और समझते हैं। समझो प्री प्रॉफिट में लॉस होता था तो क्या होता है, आंसर गुडविल लॉस, प्री लॉस गोज टू गुडविल, ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैपिटल रिजर्व का यूज क्या होता है, आंसर ये कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि डिविडेंड हमेशा कमाया हुआ अर्न किया हुआ प्रॉफिट से जाता है, बट दिस कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट डाउन गुडविल इफ इट इज देयर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कोई बिजनेस हम खरीदते हैं उसमें गुडविल होता है, तो गुडविल राइट डाउन करने के लिए कैपिटल रिजर्व यूज होता है। दिस कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड सो ऑन, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू गिव डिविडेंड, ओवर। पोस्ट प्रॉफिट तो नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, उसका अपन पीएनएल का जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब पोस्ट प्रॉफिट का ही कर सकते हैं, ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, बस अभी एक दो छोटी मोटी बातें, एग्जाम व्यू पॉइंट हिंट एक्चुअली। सपोज पेपर में देते हैं ओनली वर्ड ऑडिट फीस या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, तो हम मानते हैं ये कंपनी के लिए है और हम पोस्ट पीरियड में लिखते हैं। ऑडिट फीस और स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस कंपनी का है ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं, पोस्ट में लिखते हैं, ओवर। लेकिन सपोज हमको ऐसा बोलते हैं टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स में वंस यू क्रॉस योर टर्नओवर लिमिट से 2 करोड़, एग्जांपल जो भी लिमिट है वो लिमिट इनकम टैक्स एक्ट में होता है, जीएसटी एक्ट में होता है, तो वो whenever that company exceeds, say example sales turnover of whenever any entity, in fact company word छोड़ो, whether it is a partnership firm, proprietorship firm, company or any entity, उनका sales turnover कुछ लिमिट से एक्सीड होता है, say example 2 करोड़ इन अ ईयर, तो उनको कंपल्सरीली टैक्स ऑडिट करना पड़ता है क्योंकि वो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टैक्स ऑडिट फीस ऐसा हमको क्वेश्चन पेपर में देते हैं तो हम लोग सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, होगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड देते हैं एग्जाम में, तो मानते ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से किया गया वर्ड है, सो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग पोस्ट में लिखते हैं। सो ये एक दो एक्सपेंस की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताता हूं ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ऑलराइट। सो विद दैट
हमारा जो ये ओरिएंटेशन है, स्पेशली दोज पीपल हु हैव जॉइंड लेट and they had missed out profit prior to incorporation, if they go through this video, वो तो आपने go through कर दिया है। अब आप कोई भी स्टूडेंट से आपका मिस किए हुए क्वेश्चन ले लो, उसका सॉल्यूशन जो टीचर ने अच्छी तरह से कराया है वो आप समझ लो, तो आप खुद ही विदाउट एनीबॉडीज हेल्प यू कैन डू योर ओन। तो अभी आप खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके सॉल्यूशन देख के, क्वेश्चंस देख के आप खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।